ना विधानसभा को है ना लोकसभा को है। आदिवासियों के क्षेत्र में मात्र नियम कानून बनाने की शक्तियां ग्राम सभा में, इस पे है ग्राम सभा में। तो जो पेशा अधिनियम बनाया, ये पेशा अधिनियम जो है आदिवासियों के हक अधिकार के उल्लंघन के लिए है। फिर भी हम जो है इसको मान के चलते, चलो कुछ तो किया, हमें नहीं मालूम था, हमें कुछ तो मालूम चला, लेकिन इस पर भी हमारे लिए कोई प्रावधान, कोई समाधान, कोई हमारे लिए विकास के कार्य नहीं बनाए गए। अब हम बात करते हैं किसकी, अब मैं और आगे निकलता हूं थोड़ा सा। 2013, उससे पहले कब आ जाऊं मैं, जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक थे और 3 विधायकों ने दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर, दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर जो है वन अधिकार अधिनियम कानून 2005 में जो है उन्होंने संघर्ष किया और 2006 में वन अधिकार अधिनियम कानून बना। किसको, कितने लोगों को मालूम है? सभी लोगों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है ना। लेकिन क्या आपने इसका प्रचार प्रसार किया? चलो, हम तो अभी तक सरकार की बात कर रहे थे, अब हम आपकी बात कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से जानकारी हुआ, संगठन के माध्यम से आपको जानकारी हुआ, आपने पढ़ा भी और कई लोगों ने पट्टा लिया भी, लेकिन क्या आपने जिम्मेदारी लेकर अपने भाइयों को बताया जो जंगल में रह रहे हैं, सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां पे ना तो संचार के साधन थे पहले और ना ही जो है उनको पढ़ने लिखना आता था, ना तो पेपर पढ़ पाते थे, ना किसी चीज को पढ़ पाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में टीवी आने के बाद, मोबाइल आने के बाद बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि क्या चीज देखना चाहिए। तो वो मोबाइल में मात्र जो है गाना सुनते रहते हैं, भोजपुरी गाना सुनते हैं, बहुत सारी जो है फिल्में देखते हैं, लेकिन अपने काम की चीजों को उनके पास में सुनने के लिए समय नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इससे मेरे को फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। लेकिन वो जो मनोरंजन की चीजें आती है, उनको देखने से थोड़ी देर उनका मन बहल जाता है, तो वो उस पर ज्यादा जो है वो देखते। हमने कभी फोकस किया नहीं किया, है ना। तो जो CFR है, क्या है CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट 2006 में जो है हमको मिला। और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ये बोलता है कि जंगल की जड़ी बूटियों में, जंगल की लकड़ियों में, जंगल की जमीनों में उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों का अधिकार है। बताया किसी ने? नहीं बताया। फिर इसके बाद में जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए हम, IFR का मतलब होता है जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत भूमि का अधिकार। एक सामुदायिक भूमि का अधिकार हो गया और एक होता व्यक्तिगत भूमि का अधिकार। जितनी जमीन में आप काबिज हो तो आपके लिए जो है स्वयं के लिए पट्टा बना दिया। क्या बना दिया? पट्टा बना दिया। आपके लिए पट्टा बना दिया। लेकिन कभी आपने सामुदायिक पट्टे की बात की क्या? CFR के तहत, यदि CFR के तहत सामुदायिक पट्टे की बात करते तो पूरे गांव के लोग जो है एक जमीन में काबिज होकर जो है एक अपनी कंपनी बना लेते, एक अपने लिए कारखाना बना लेते और एक अपने लिए जो कोयला खनन करके जो है आप बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लेते, है ना। तो ये रही छोटी छोटी बातें। अब मुख्य बात बता रहा हूं, जो संशोधन करके क्या किया, संशोधन करने के बाद में किसने संशोधन किया? अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थिति को सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की शर्तें स्थापित करता है। तो जो सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, इन्होंने आज तक कांग्रेस भाजपा से जो आदिवासी विधायक, आदिवासी सांसद या SC का विधायक, SC का सांसद चुन के जाता है, कभी इन्होंने जो है इनकी रक्षा अभिरक्षा के लिए कोई भी कदम, कोई भी पहल नहीं उठाया, जिसका खामियाजा हम क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन 2013 में जो है भूमि विस्थापन जो करते हैं, भूमि अधिग्रहण करते हैं, भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में पुनरावास नीति बनाई। कौन सी नीति बनाई? पुनरावास नीति। और उस पुनरावास नीति में हमारे लिए क्या है, कुछ अधिकार सुनिश्चित किए। क्या अधिकार सुनिश्चित किए? धारा 41 के तहत, कौन सी धारा के तहत?
धारा 41 के तहत जो है हमारे क्षेत्रों के भौगोलिक सर्वेक्षण करने के बाद, क्या करने के बाद, भौगोलिक सर्वेक्षण करने के बाद और हमारे लोगों की आर्थिक सर्वेक्षण के बाद और हमारे लोगों की खेती मतलब एग्रीकल्चर सर्वे के बाद, ये 3 सर्वे के बाद जो है विस्थापन नीति बनाने के लिए वहां की ग्राम सभाओं से बैठक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ग्राम सभाओं से बैठक किया जाएगा और बैठक करने के बाद क्या, बैठक करने के बाद में 80-20 का रेशो रहेगा। कितने का रेशो रहेगा? 80-20 का रेशो रहेगा। जो 80% के लोग बोलेंगे कि विस्थापन में मेरे को हवाई जहाज चाहिए, विस्थापन में मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, विस्थापन में मेरे को प्रधानमंत्री का बंगला चाहिए, विस्थापन में मेरे को मुख्यमंत्री का बंगला चाहिए, तब मैं यहां से विस्थापन होऊंगा, तो उन शर्तों को मान्य किया जाएगा। जब तक उनको वो नहीं मिलेगा तो वो विस्थापित नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान में जो भी कंपनियां हैं, जो भी जिला कलेक्टर है, जो भी जिला सीओ है या एसडीएम है या तहसीलदार है या पटवारी है, ये सारे के सारे OIGS लोग जो है चोरी कर रहे हैं। ग्राम सभा की फर्जी बैठक बनाकर, ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव बनाकर जो है आपको विस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा चीज है कि आपने जो जनधन खाता खोला है, कौन सा खाता खोला है? जनधन खाता खोला है, तो वो सारे के सारे जो है आज हम बैंकों से लिंक हो रहे हैं। किससे लिंक हो रहे हैं? बैंकों से लिंक हो रहे हैं। हमारे आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं, हमारे पैन कार्ड को लिंक कर रहा है, हमारी जमीनों को लिंक कर रहा है आधार कार्ड से। तो ये सरासर जो है बेईमानी है कि अब जो है आपसे पूछेगा नहीं कि कितना पैसा डालना है, कितना पैसा नहीं डालना है। वहां से एक तो क्लिक करेगा, सबके खाते में पैसा पहुंच जाएगा और पैसा पहुंचने के बाद में बोलेगा कि भैया इन्होंने विस्थापन के लिए तैयार होगा, इतना इतना पैसा इन्होंने ले चुके हैं। और आप सोचेंगे कि अरे बाप, मेरे पास में पैसा आया, निकालेंगे, दारू पियेंगे, मुर्गा खाएंगे, बड़ी बड़ी कार लेंगे, मोटर लेंगे, बाइक लेंगे और 10 जगह एक्सीडेंट में मर जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है कि दारू पी के अच्छा जब विस्थापन का पैसा मिल जाता है, तो जो विस्थापन का पैसा मिलता है, मैंने कलेक्टरों से भी इस विषय में बात किया था, यही तुम्हारे सिंगरौली में जब मैंने आंदोलन था, तो मैंने इस विषय में बोला था कि आपने जो विस्थापन किया है और विस्थापन में जो लोगों को पैसा दिया है, क्या वो पैसा डबल हुआ? क्या उस पैसे को डबल करने के लिए आपने कोई योजना से उनको जोड़ा? क्या उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या आपने कोई मार्गदर्शन किया? तो बोले नहीं किया। तो आप बेचारे भिखारियों के हाथ में 1 करोड़ रुपए दे देंगे तो उनको क्या पता क्या करना है, वो खाए पिए खत्म कर देंगे। लेकिन यदि उनके पास में जो पारंपरिक खेती होती, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती, आज नहीं तो कल उसका बेटे के पास में जाती तो खेती करता तो अपना पेट 2 वक्त का पाल सकता था, जिससे आपने उनको वंचित किया। उसके लिए क्या समाधान है? तो कलेक्टर ने कोई बात को मेरे जवाब नहीं दे पाए, है ना। तो ये मैंने जो बताया आपको, अभी तक मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो ये आपके पास में असली हथियार है। क्या है? असली हथियार। सरकार से लड़ने के लिए असली हथियार है। यदि इन हथियारों के बाद में भी नहीं मानती तो फिर आपके पास में कौन से हथियार है जो आप बोल रहे थे? 13 नंबर है ना, है ना। तो पहला जजमेंट जो है आपको मैं सुना रहा हूं। वन अधिकार अधिनियम 2006 पर फैसला, ठीक है। आदिवासी भूमि अधिकारों और पुनरावास से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले, ठीक है। फिर इसके बाद में और फैसले हैं। आदिवासियों के अधिकारों से संबंधित मुख्य निर्णय, है ना। तो ये ऐसे कुछ फैसले हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फैसला है बनोमत पत्तर बनाम राज्य सरकार, ठीक है। ये 1974 का फैसला है। यह मामला वन अधिकार अधिनियम 1927 का है। कौन सा? 1927 का जो वन अधिकार अधिनियम था, उस पे जो है आदिवासी की भूमि अधिकारों से संबंधित था। न्यायालय ने आदिवासियों की भूमि पर कब्जे और उनकी कृषि भूमि अधिकारों को मान्यता दी थी। उसी के तहत जो भी वन अधिकार अधिनियम बनते हैं तो इस फैसले से प्रभावित होते हैं, है ना।
1927 अंग्रेजों से दिया है ना। और उससे पहले किसने बनाया था कानून, भूल गए? यही लोग बनाए। याद करो क्या बनाया था, क्या कौन कब बनाया था? 1908। बोलो 1908। ब्रिटिश काल के अंग्रेजों से। जोर से बोलो 1908। 1908 बिरसा मुंडा की शहादत में ये कानून बना था, जो आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है ना गैर आदिवासी ले सकता है। इसी कानून के तहत जो है जंगलों में अधिकार मिला था 1908 के तहत। जो 1927 के वन अधिकार जो कानून था, कौन सा? वन अधिकार अधिनियम 1927 और आदिवासी भूमि में संबंधित तथा न्यायालय ने आदिवासियों की भूमि पर कब्जे और उनके कृषि भूमि अधिकारों को मान्यता दी थी। इसीलिए आप लोग जो है जंगलों में जो वास करते हैं, जंगलों में जो खेती करते हैं ना, वो इस कानून के तहत। महत्व, न्यायालय ने आदिवासी समुदाय की भूमि अधिकारों की पुष्टि की और यह सुनिश्चित किया कि आदिवासियों को जब तक उचित पुनरावास न दिया जाए उन्हें भूमि से विस्थापित नहीं किया जा सकता। समझे कि नहीं? फिर से बताऊं, ये जब फैसला हुआ था तब महत्वपूर्ण ये था कि न्यायालय ने आदिवासी समुदायों की भूमि अधिकारों की पुष्टि की और यह सुनिश्चित किया कि आदिवासियों को जब तक उचित पुनरावास न दिया जाए उन्हें भूमि से विस्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब दूसरे जगह तो ढंग से ना बसाए दे जाए, ना बसावा खेत पुलिया बनाए के, तब तक तो हम लोग वहां से नहीं उजाड़। तो जो वन अधिकार, जो अभी फॉरेस्ट एक्ट जो बन रहा है, कौन सा एक्ट? फॉरेस्ट एक्ट। दूसरा क्या बनता है? टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर कंजर्वेशन में वो क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, अभयारण्य बनाते हैं और वहां पे आदिवासियों को भगाते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो चलेगा ना, जब तुमको मालूम नहीं रहेगा तो तुमको चलेगा। चल ही रहा है साहब, भाई वो चलेगा ना। ये तो कोई बताया क्या आज तक ऐसा है? आज मैं बता रहा हूँ ना आपको, उस पे चल लो, उसको पढ़ लो, उसको सीख लो, गांव गांव में ग्राम सभा बनाओ, इन सब चीजों में चर्चा करो, मजबूती लेके आ जाओ। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार। नर्मदा बचाओ आंदोलन सुने हो? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था? मेघा पाटकर। कहां पे हुआ था ये? नर्मदा बचाओ आंदोलन 2000 में हुआ था ओमकारेश्वर बांध में। कहां हुआ था? ओमकारेश्वर बांध में, जहां पे महिलाओं ने जल समाधि दी थी। मेधा पाटकर ने भी जल समाधि दी थी। तब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में जीता था। तो उसका क्या निर्णय बोलता है? फैसला यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने नर्मदा नदी पर बांध बनने के कारण आदिवासियों के विस्थापन और उनके पुनरावास की प्रक्रिया पर चर्चा की थी। महत्वपूर्ण यह रहा कि उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी समुदाय के पुनरावास के अधिकारों को माना और सुनिश्चित किया कि उनकी पारंपरिक भूमि और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पारंपरिक भूमि है ना, और संपत्ति के अधिकार। तो पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बना ले तो गांव की सारी भूमि आपकी है। किसकी है? तो सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो गांव की जमीन है। किसकी जमीन है? गांव की जमीन है। सरकार की 1 इंच जमीन देश में नहीं है। चाहे इस गांव में भी बोले तो गांव सरकार की जमीन नहीं है। लेकिन क्या आप सामुदायिक मुद्दे की बात करते हो? नहीं। इसने मुआवजा ले लिया, इसने मुआवजा ले लिया, इसने मुआवजा ले लिया। अरे सब लोग बैठो, बैठ के फैसला करो। मुआवजा कोई नहीं लेगा, सरकार की जमीन नहीं है। सही है? सही। आप तीसरा फैसला बताता हूं। मानव अधिकार संरक्षण समिति बनाम भारत सरकार, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2002। इस पे बोलता है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले अत्याचारों और शोषण के मामलों पर विचार किया। महत्वपूर्ण इस पे विषय ये था कि न्यायालय ने आदिवासियों के सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा की। किसकी? सामाजिक और शैक्षिक अधिकारों की।
सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए और राज्य सरकारों से आदिवासी क्षेत्रों में अपराधों के प्रति सजग रहने की अपेक्षा की। अब बताओ भाई, आपके हर जगह सामुदायिक अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लगातार बोल रहा है, लेकिन आप इस बात में अवेयर क्यों नहीं हो रहे हैं? ये चिंता का विषय है। अब इसके बाद में एक और, अली खान बनाम राजस्थान राज्य फैसला। यह मामला अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण के नियमों के उल्लंघन से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने तय किया कि राज्य सरकारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उचित रूप से कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या था? उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी समुदायों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए। किसको निर्देश दिए? समान अधिकार का मतलब क्या होता है? समान अधिकार का मतलब होता है कि जो शासकीय कार्य है, शासकीय नौकरियां हैं, आर्थिक रूप में जो मजबूती प्रदान करे, ऐसे सभी क्षेत्रों में उनको समान अधिकार दिया जाए, है ना? मतलब विशेष अधिकार। कैसे अधिकार दिए जाए? विशेष अधिकार। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में हमको जो है विशेष अधिकार देते हुए हमें क्या है? जगह सुनिश्चित कराई जाए। आदिवासी की भूमि अधिकारों और पुनरावास से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले, ये सुनो। आदिवासियों की भूमि अधिकारों और पुनरावास से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले। राजेंद्र प्रसाद यादव बनाम उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्ष 2005। क्या बोल रहा है फैसला? इस मामले में आदिवासी समुदाय की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए कि आदिवासी समुदाय को उन क्षेत्रों से विस्थापित नहीं किया जा सकता जहां वे लंबे समय से रह रहे हैं। तो विस्थापन नीति कहां गई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोल रहा है 2005 है कि क्या बोल रहा है? न्यायालय ने सीधे बोला कि न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि आदिवासियों को जमीन से विस्थापित करने के दौरान उचित पुनरावास के उपाय किए जाए। दूसरा चीज ये बोला, समझे कि नहीं? कि उचित पुनरावास की क्या किया जाए? व्यवस्था की जाए, है ना? अब कौन सा है? केलांग बनाम हिमाचल प्रदेश 2008। इस मामले में आदिवासी समुदाय के पुनर्वास के लिए उचित योजनाओं का पालन किया गया। न्यायालय ने आदिवासियों के पुनर्वास के अधिकार की पुष्टि की और यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी समुदाय के लिए विशेष पुनर्वास योजना का निर्माण किया जाए। किसका निर्माण किया जाए? विशेष पुनर्वास। तो आपका जो विस्थापन हुआ है, यहाँ पे जो कोयला माइंस चल रहा है, तो उस पे कौन से विशेष पुनर्वास किए गए? कौन सा विशेष? भाई 40 बाई 50 के प्लाट में गाय कहाँ रहेगी, बकरी कहाँ रहेगी, भैंस कहाँ रहेगी? क्या आदिवासी एक तो कमरे में रहने का आदी है क्या? उसकी जमीनें कहाँ है, खेती कहाँ करेगा? वो विशेष व्यवस्था में नहीं आता है, नहीं आ रहा है भाई। वो विशेष व्यवस्था कहाँ हुई? विशेष व्यवस्था का मतलब होता है उसको गाय भी चाहिए, बकरी भी चाहिए, है, मुर्गी भी चाहिए, तितरी भी चाहिए, और खेती करने के लिए खेत भी चाहिए। वो कहाँ है? खेत के बदले खेत, घर के बदले घर, बकरी के बदले बकरी, गाय के बदले गाय। वो है क्या? नहीं। तो कैसे आपने पुनरावास स्वीकार कर लिया और कैसे सरकार ने इस चीज को दे दिया? वन अधिकार अधिनियम 2006 पर फैसला आया, ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2010 फैसला। इस फैसले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी भूमि अधिकार की व्याख्या की गई और न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि आदिवासियों के पारंपरिक वन अधिकारों को सुरक्षित रखे। इसको सुरक्षित रखे? आपके वन अधिकारों को सुरक्षित रखे। लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से हमारे वन अधिकार है और किसको सुरक्षित रखना है। सामुदायिक दावा के लिए हम लोग